Good morning, dear students. So last time we have studied about growth promoting plant growth regulators. Today we are going to discuss about growth inhibiting plant growth regulators, जिसमें आपका पहला मॉलिक्यूल है, पहला फैक्टर जो है that is ethylene. Okay, one of the smallest chemical formula, ethylene C2H4 in case of the plant growth regulators. So Cousins करके एक साइंटिस्ट है, confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored bananas. तो एक ऐसा सब्सटेंस कजिन्स करके एक साइंटिस्ट जो है उसने आइडेंटिफाई किया फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंजेस. ओके, ऑरेंज राइप हो चुके हैं उसमें से, उसके स्किन पर से उसने एक ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया जिसने जो बनाना है जिसको स्टोर किया गया था, ऐसे बनाना का राइपनिंग जो है ना उसका भी राइपनिंग करवा दिया था, फास्ट राइपनिंग करवाया था. लेटर द सब्सटेंस वेर आइडेंटिफाइड एज इथिलीन. आपके लिए भी एक जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन है, अगर आप अनराइपेंड बनाना लेके आए और आपके पास ऑरेंज है दो तीन ऐसे, और ऑरेंज जो है जो राइपन हो चुके हैं, तो उसका स्किन जो हम निकालते हैं, उस स्किन के अंदर अगर आप बनाना को रैप कर देते हैं ना, तो वो बनाना रैपिडली राइपन हो सकता है, अच्छा खासा राइपन हो जाएगा. ओके, इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर. ये गैसियस है, वन एंड ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इट इज सिंथेसाइज्ड in large amounts by tissues undergoing senescence and ripening fruits. तो जो टिश्यूज senescence में जा रहे हैं या तो जो फ्रूट्स राइपेंड प्रोसेस में है वहां पे ये सिंथेसाइज होता है इथिलीन. ओके, मैंगो प्लांट्स में भी जब आप मैंगो को हार्वेस्ट करते हैं तब एक ऐसा लिक्विड निकलता है उस ब्रांच पर से जिसके अंदर भी इथिलीन होता है. इट इज डेंजरस कि वो आपके कपड़े तक जो उसके ऊपर एसिडिक इफेक्ट देता है. ओके, इवन योर स्किन कैन गेट डैमेज. ओके, उसमें इथिलीन है, कंसंट्रेटेड इथिलीन है उसमें. क्या है फंक्शंस इथिलीन के? सो इट इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है सीडलिंग की. स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस का स्वेलिंग करवाता है. एपिकल हुक फॉर्मेशन भी ये करवाता है. यू कैन सी ओवर हियर, एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रहा है, दूसरा यहाँ पे कॉलियोप्टाइल के नीचे आप देखिए हुक फॉर्मेशन भी ये करवाता है इन डाइकोट सीडलिंग पर्टिकुलरली. इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. तो स्पेशली जो लीव्स और फ्लावर्स हैं उसमें सेनेसेंस और एब्सेशन प्रमोट करवाता है. मतलब एजिंग प्रोसेस और एजिंग के बाद डेथ फेजेस का मतलब फॉलिंग ऑफ इफेक्ट यू कैन से. इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग. देखिए राइपनिंग हम बोल रहे हैं कि मैच्योर, लेकिन एक्चुअली राइपनिंग के बाद क्या, तो वो डेथ फेज ही है. राइपन हो गया उसके बाद और कुछ नहीं होने वाला है, वो पड़ा रहेगा तो सड़ने वाला है, मतलब डीके होने वाला है. राइपनिंग इज द एंड ऑफ द लाइफ. ओके, तो राइपनिंग को भले हम मानते हैं कि इट इज हेल्पिंग, यस ऑब्वियसली इट इज हेल्पिंग टू फ्रूट हार्वेस्टर्स. ओके, उनको ये इथिलीन हेल्प करता ही है. इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग. बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन करवाएगा और उसकी वजह से मैच्योरेशन प्रोसेस फास्ट होता है. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. फास्ट रेस्पिरेशन मैक्सिमम लेवल पे लेके जाता है. पोटैटो में आपने ऐसे देखा होगा बहुत बार ट्यूबर्स जिसको आइस बोला जाता है वहां पे, राइट? तो ये भी इथिलीन का ही इफेक्ट है. इट ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी. ओके, सीड और बर्ड जो है उसका डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, मतलब सीड को है उसको जर्मिनेट कराने के लिए हेल्प करता है, बर्ड जो है उसको डेवलप होने के लिए हेल्प करता है. इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स. ओके, पीनट सीड्स जो हैं उसके जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है. स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स. ओके, पोटैटो ट्यूबर्स में जो स्प्राउटिंग होता है उसमें भी ये हेल्प करता है. ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे इथिलीन के हो रहे हैं. उसके अलावा क्या और फंक्शंस हैं? तो प्रमोट्स
रैपिड इंटरनोड और पेट्योल एलोंगेशन। ओके, इंटरनोड, ओके, उसका एलोंगेशन करवाना, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। पेट्योल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। ओके, डीप वाटर राइस प्लांट्स हमें पता है राइस पैडी फील्ड्स। इट हेल्प्स लीव्स और अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबोव वाटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये गैसियस है तो इसकी बॉयंसी है और ये अपर पार्ट में कलेक्ट रहता है। सो होगा क्या, जो अपर लीव्स हैं और अपर पार्ट्स ऑफ द शूट है, दे विल रिमेन अबोव वाटर। इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन। यू कैन सी ओवर हियर, ये सीडलिंग देख सकते हैं आप। ओके, स्प्राउट देख सकते हो, उसमें ये कितने सारे रूट हेयर डेवलप हुए हैं। ओके, दिस इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन सरफेस। ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं रूट हेयर का काम क्या है। तो जितने रूट हेयर ज्यादा उतना रूट की एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ने वाला है। इट इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। ये पूरा पाइनएप्पल का जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फ्रूट कहलाता है। इसमें ये पूरा फ्रूट सेट है ये। ओके, उसको डेवलप, उसको सिंक्रोनाइज करने में, सब एक साथ डेवलप होने चाहिए, उसके लिए भी इथिलीन हेल्प करता है। इवन पाइनएप्पल का जो फ्लावरिंग होता है, ओके, उसमें भी ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। ओके, मैंने अभी बताया ना आपको, तो मैंगो में भी फ्लावरिंग होने के बाद क्या, फ्लावरिंग के बाद फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स। इट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। बहुत सारी जगह पे एग्रीकल्चर में इथिलीन इज इन कॉमन प्रैक्टिस फॉर राइपनिंग, हास्टनिंग द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ द फ्रूट्स। वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। आगे जो हमने 3 देखे थे हार्मोन्स, उसमें ज्यादातर वो टिश्यू कल्चर्स में यूज होते हैं, रूटीन प्रैक्टिसेस जो होते हैं उसमें कम यूज होते हैं, अदर देन 2,4-D। The most widely used source of ethylene is इथेफॉन, सॉरी। सो ये आप देख सकते हैं इथेफॉन है। ओके, तो इथेफॉन एक लिक्विड फेज में होता है, लेकिन जैसे आप इसको ओपन करते हैं, इट गेट्स एवापोरेटेड, उसमें से इथिलीन गैस रिलीज होता है। इथेफॉन is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. Plant इसको absorb करेगा rapidly और फिर अंदर जाके ये इथिलीन गैस को रिलीज करने वाला है। ओके, और उसको यूटिलाइज करके आपके जो फ्रूट्स हैं वो राइपनिंग प्रोसेस में जाते हैं। यू कैन सी द राइपनिंग ऑफ द टोमेटो ओवर हियर। इथेफॉन hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits, falling off effect. थीनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन थ्रेड का थीनिंग करवाने के लिए, चेरी एंड वॉलनट में भी थीनिंग करवाने के लिए इथेफॉन इज यूजफुल। मतलब अल्टीमेटली इथेफॉन में है क्या, इथिलीन। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन ककम्बर एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। जितना फीमेल फ्लावर बढ़ेगा उतना फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे, और जितना फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे उतना प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट्स भी बढ़ने वाले हैं। ये इथेफॉन या इथिलीन आपको करके देता है। सो दीज आर सम फंक्शंस डन बाय इथिलीन। नाउ द लास्ट प्लांट ग्रोथ promoting growth inhibiting regulator, okay, that is abscisic acid. It is completely, देखिए इथिलीन के लिए दोनों तरह से था, लेकिन एब्सिसिक एसिड के लिए ऐसा नहीं, इट इज completely inhibitor. So during mid 1960s it was reported 3 kinds of the inhibitors. तो एक होता है इनहिबिटर बी, दूसरा है एब्सिसिन 2 और तीसरा है डॉर्मिन। 3 थे, 3 आइडेंटिफाई हुए। दे वर केमिकली आइडेंटिकल एंड नाउ दे आर नोन एज एब्सिसिक एसिड। 3 अलग अलग ग्रुप ने इसके ऊपर रिसर्च किया। एक ग्रुप ने उसको नाम दिया इनहिबिटर बी, दूसरे ग्रुप ने उसको नाम दिया एब्सिसिन 2 और तीसरे जो साइंटिस्ट ग्रुप है उसने इसको नाम दिया डॉर्मिन। अल्टीमेटली पता चला कि ये तीनों अलग नहीं है, ऑल आर फ्रॉम द सेम अवतार, दैट इज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। ओके, abscisic acid in short abbreviated form it is known as ABA is a derivative of carotenoids. Carotenoids हमें पता है pigments. Okay, so it is a derivative of the carotenoids. अब पता चला जब leaf fall हो जाते हैं तब leaf green नहीं रहते हैं, yellowish orange हो जाते हैं, just like you are observing on your slide. Okay, because of the presence of the carotenoids. It regulates abscission and डॉर्मेंसी। ओके, एब्सिसिन और डॉर्मेंसी को एब्सिसिक एसिड जो है
वो रेगुलेट करता है। ओके, क्या फंक्शंस हैं एब्सिसिक एसिड के? सो इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को रोकने का काम करता है। अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो प्लांट डेथ फेज में ही जाने वाला है, सेनेसेंस में ही जाने वाला है। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। ओके, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। इट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। ओके, अब देखिए सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा, स्टोमाटा को क्लोज रखने में अपना हेल्प दे रहा है। ओके, स्टोमाटा क्लोज रहेगा तो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ द स्ट्रेसेस। तो इतना सब कुछ नेगेटिव है इसके पास, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? तो अलग अलग तरह के जो प्लांट के ऊपर स्ट्रेसेस हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ओके, उसके अगेंस्ट में प्लांट को टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब प्लांट जो है वो उसके अगेंस्ट में फाइट कर पाए, ऐसा वो मैकेनिज्म डेवलप करता है। एंड देयरफॉर एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ओके, उसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। जैसे उसको एवरग्रीन हार्मोन बोलते थे साइटोकाइनिन को, ऐसे ही एब्सिसिक एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। देखिए सीड का जर्मिनेशन तो इनहिबिट करता ही है, लेकिन सीड डेवलपमेंट में इसका रोल है, एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ द सीड और सीड की डॉर्मेंसी। सीड को लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक डॉर्मेंट रखने में भी एब्सिसिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड डॉर्मेंसी by ABA helps to withstand desiccation and other factors which are unfavorable for growth. Desiccation से बचाए रखने के लिए भी एब्सिसिक एसिड इज हेल्पफुल। ओके, सो मतलब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तब भी ये प्लांट को बचाए रखता है, सीड को बचाए रखता है पर्टिकुलरली। नाउ इंटरेक्शंस ऑफ ऑल द पीजीआर्स, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो पीजीआर्स प्ले इन इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक रोल। सच रोल्स में बी कॉम्प्लीमेंटरी और एंटागोनिस्टिक। तो सभी पीजीआर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते ही हैं। ओके, ये इंडिविजुअल इफेक्ट भी देते हैं और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी, मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी देते हैं। ये इनके जो कलेक्टिव फंक्शंस है उसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के फंक्शन को हेल्प करना, और दूसरा होता है एंटागोनिस्टिक, मतलब एक दूसरे के अपोज में काम करना। ओके, पीजीआर्स इंटरेक्ट टू अफेक्ट डॉर्मेंसी इन सीड्स और बर्ड्स, एब्सिसन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स एटसेट्रा। इन सभी में सभी पीजीआर का कोई ना कोई रोल तो है, और एक से ज्यादा ही पीजीआर हर एक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई दे हैव टू इंटरेक्ट आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। In most of the cases, ABA acts as an antagonistic to GAs। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक इनहिबिटर कौन है या एंटागोनिस्टिक पीजीआर कौन है? तो दैट इज एब्सिसिक एसिड। दैट इज एब्सिसिक एसिड व्हिच इज एक्टिंग एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे सभी का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, शुरुआत अगर यहाँ पे टिप से हम करते हैं तो ऑक्सिन भी काम करता है, एपिकल डोमिनेंस, जिब्रेलिक एसिड भी काम करता है, साइटोकाइनिन भी यहाँ पे काम कर रहा है। साइटोकाइनिन जो है वो ब्रांचेस बनाने में हेल्प करेगा, ऑक्सिन जो है वो एपिकल ग्रोथ में काम करेगा, जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे लेंथ में इंटरनोड डेवलपमेंट करवाने के लिए काम करेगा। जब प्लांट का ये काम चल रहा है, ये तीनों तो लगे हुए हैं, इथिलीन भी वहां पे आएगा फॉर फ्लावरिंग एज वेल एज राइपनिंग। फ्लावरिंग अगर डेवलप हुआ तो वहां पे जीए दैट इज जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड भी काम करेगा, क्योंकि एब्सिसिक एसिड इसको लेके जाएगा राइपनिंग प्रोसेस के लिए, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूटिंग वगैरह के लिए। ओके, और फिर बनेगा आपका सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब ये सीड बनेगा तो उसके ऊपर भी दो हार्मोन काम करते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है जिब्रेलिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है इसको डॉर्मेंट रखने के लिए हेल्प करता है, और जिब्रेलिक एसिड जो है ये प्रमोट करेगा इसका जर्मिनेशन। इसीलिए बोला ना कि जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक कौन है, तो वो है बीए दैट इज एब्सिसिक एसिड।
यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे प्लांट के ओवरऑल कितने हार्मोन काम कर रहे हैं। तो देखिए दूसरा इस फिगर को कैसे समझना है, जहाँ पे एरोस दिखाए हुए हैं मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है, और जहाँ पे ऐसे ब्लंट एंड दिखाया हुआ है मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। ओके, तो आप देखिए शूट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट करने वाले कौन कौन से हार्मोन है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके लिए। तो इथिलिन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, ये तीनों मिलके शूट के लिए पॉजिटिव है। जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन जो है वो रूट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन सामने रूट के लिए नेगेटिव कौन कौन है, तो साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलिन। यहाँ पे नेगेटिव कौन कौन है, तो देखिए एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन इज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है। जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे नेगेटिव है। जहां पे ब्लंट एंड है वो सारे नेगेटिव हैं, और जहां पे एरोज हैं दोज आर एक्चुअली मेकिंग द सेंस ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट। ओके, इसको ऐसे समझना है। सो फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ द पीजीआर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगेन फैक्टर्स की जब बात आती है तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर में और कुछ नहीं है, जनरली इट इज जीनोमिक कंट्रोल, मतलब जेनेटिक्स, और जेनेटिक के हिसाब से उस सेल का या प्लांट का बायोकेमिस्ट्री भी पूरा बनता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमने पहले ही देखा था लाइट एज वेल एज टेम्परेचर। ओके, लाइट इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ द ऑक्सिन। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो उसमें लाइट और टेम्परेचर ये दोनों हेल्प करते हैं। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस बल्ब, मतलब अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट। ओके, तो at the end of the chapter we are going to discuss about role of light and temperature on flowering। दो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग में क्या है, तो एक तो है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, सॉरी फोटो पीरियोडिज्म। फोटो दैट इज लाइट एंड पीरियोडिज्म मतलब एक पीरियोडिक इफेक्ट हो रही है लाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ में, जिसको हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द पीरियड्स ऑफ डे और नाइट। सम प्लांट्स रिक्वायर लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स आपके पास ऐसे हैं जिसको लाइट कंपलसरी चाहिए अगर उसमें फ्लावरिंग करना है तो। नाउ बेस्ड ऑन द लाइट ड्यूरेशन प्लांट्स आर ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज हैं, नंबर 1 लॉन्ग डे प्लांट्स। सो दे लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। मिनिमम उतनी लाइट तो वहां पे आपको चाहिए, क्रिटिकल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है। उससे अगर अबोव गए आप तो फ्लावरिंग इंड्यूस होगा, उससे कम लाइट मिला तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। शॉर्ट डे प्लांट्स दे रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन देम। मतलब फ्लावरिंग इनिशिएट हो तब तक तो आपको शॉर्ट डे रखना पड़ेगा, एक बार इनिशिएट हो जाए उसके बाद कोई इश्यू नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिल रही है तो फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड, लेकिन अगर उससे आगे ज्यादा लाइट दे रहे हैं आप, उस पर्टिकुलर आवर्स से इतने टाइम से ज्यादा लाइट दे रहे हैं तो नो फ्लावरिंग। और ना ही लॉन्ग डे ना ही शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट्स, मतलब कितने भी आवर्स लाइट इसको मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दे हैव नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन and induction of the flowering, मतलब there is no effect of the light on the flowering of this plants। इसको बोला जाता है day neutral plants। Now one exercise, okay, identify the plants nearby you जहां पे विंटर में फ्लावरिंग हो रहा है, और कुछ ऐसे प्लांट्स ढूंढिए जहां पे समर में फ्लावरिंग हो रहा है। कुछ प्लांट्स आपको वैसे क्लियरली डिस्टिंक्शन मिलेगा कि थ्रू आउट समर एज वेल एज विंटर दोनों में फ्लावर कर रहे हैं। ओके, तो वो डे न्यूट्रल है। कुछ प्लांट सिर्फ विंटर में फ्लावरिंग कर रहे हैं, ओके, क्योंकि विंटर में शॉर्ट डे लेंथ होता है तो वो दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो समर में फ्लावर कर रहे हैं, दे आर लॉन्ग डे प्लांट्स, क्योंकि वहां पे फोटो पीरियड बढ़ रहा है। ओके, तो ऐसे प्लांट्स आप आपके आसपास जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। सो ऐसा क्या हो रहा है, सो वाइल शूट एपेक्स modify into flowering apex, they cannot perceive photo periods। The site of perception of the light or dark direction is the leaves। तो जब एक बार शूट एपिक्स जो है ना
वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो फोटो पीरियड रिसीव करने का पॉइंट नहीं है। फिर तो लाइट कौन कैप्चर करता है ये हमें पता है, तो डार्क या लाइट ड्यूरेशन का पूरा जो ड्यूटी है वो लीव्स के पास आता है। इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज हार्मोन और हार्मोन्स फॉर फ्लावरिंग, और ये है फ्लोरिजन करके पूरा एक ग्रुप है, ओके, जो डेवलप करता है ये हार्मोन्स हैं फ्लावरिंग करने के लिए। When plants get enough photoperiod, this florism type of the hormone migrates from leaves to shoot apex to induce flowering. ओके तो जब सफिशिएंट अमाउंट का लाइट मिलता है तब लीव्स में से ये फ्लोरिजन जो है वो वहां पे जाते हैं शूट एपिक्स के यहाँ, और वहां पे जाके फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं। ओके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शॉर्ट लाइट एंड लॉन्ग डार्क, ऐसा अगर है तो देखिए प्लांट फ्लावर्स, लेकिन मतलब 8 आवर्स सनलाइट आउट ऑफ 24 आवर्स, शॉर्ट लाइट शॉर्ट डार्क फोटो पीरियड, ओके तो 8 आवर्स सनलाइट, 8 आवर्स वेरी लो लाइट इंटेंसिटी और 8 आवर्स कंप्लीट डार्क, ऐसा कर रहे हैं। ओके 24 आवर को ऐसे डिवाइड किया है तो प्लांट रिमेन्स वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या है, फ्लावरिंग नहीं होने वाला है। शॉर्ट लाइट लॉन्ग डार्क पीरियड विच इज इंटरप्टेड, लाइट तो शॉर्ट टाइम के लिए ही दे रहे हैं 8 आवर्स के लिए, लेकिन लॉन्ग डार्क पीरियड पूरा 16 आवर का देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे विच इज इंटरप्टेड एक छोटा सा फ्लैश ऑफ लाइट हम वहां पे दे रहे हैं, प्लांट रिमेन्स वेजिटेटिव। सो फ्लावरिंग इन अ शॉर्ट डे प्लांट इज सप्रेस्ड बाय वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ऑल्सो बाय अ सिंगल फ्लैश ऑफ लाइट ड्यूरिंग द लॉन्ग डे पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 आवर लाइट तो हमने यहाँ पे दी है, सभी जगह पे दी है, लेकिन 8 आवर लाइट के बाद 16 आवर का इसको कंप्लीट डार्कनेस चाहिए, तब जाके ये फ्लावर करेगा। आपने अगर ऐसी गलती की या अगर प्लांट को ऐसी कंडीशन मिली कि जहाँ पे उसको 8 आवर्स कंप्लीट सनलाइट मिल रहा है और फिर 8 आवर लो इंटेंसिटी का बल्ब लगा के रख दिया आपने आसपास में, तो भी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। दूसरा, आप उससे भी थोड़ा आगे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 8 आवर्स का सनलाइट दे रहे हैं, बाकी 16 आवर का डार्क फेस दे रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं पे भी उस 16 आवर में 1-2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आपने एक फ्लैश ऑफ लाइट दिया है, तो भी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसका डार्क फेस जो उसको डिस्टर्ब किया है, इंटरप्ट किया है, एंड सो दैट ये फोटो पीरियडिज्म का पूरा इसका जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो जो कंडीशंस मांगी गई है वही कंडीशंस प्लांट को देनी पड़ेगी, तब जाके वो फ्लावर करेगा। सेकंड, वर्नलाइजेशन। It is the phenomenon in which some plants depends quantitatively or qualitatively on exposure to low temperature for flowering. तो वो आगे जो था that was exposure to the light for a particular time duration. यहाँ पे जो है that is temperature. Okay. Advantages क्या है? It prevents precocious reproductive development late in the growing season. It enables the plant to have sufficient time to reach maturity. Okay, so fertilization actually it is dependency, qualitative or quantitative dependency of the plants to the exposure of the low temperature for flowering. Okay, तो उसकी वजह से क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, तो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है उसको आप डिले करते हैं। ओके, ये हो सकता है इन द ग्रोइंग सीजन। दूसरा, प्लांट जो है ना उसका प्रॉपर मैच्योरेशन करने देता है ये। ओके, इसके लिए भी ये हेल्पफुल बनता है वर्नलाइजेशन, और ये रूटीन प्रैक्टिस है आपके एग्रीकल्चर में। एग्जांपल्स ऑफ द वर्नलाइजेशन क्या हैं? सो सम फूड प्लांट्स लाइक व्हीट, पार्ले, राई हैव टू वेराइटीज वर्नलाइजेशन की वजह से। एक होती है स्प्रिंग वेराइटी और दूसरी होती है विंटर वेराइटी, ये हम सब पढ़ते हैं और ये कॉमन प्रैक्टिस में हमारे घर पे डिस्कस भी होता है। Spring varieties. So these are normally planted in the spring and come to flower and produce grain before the end of the growing season. समझिएगा इसको। Spring varieties क्या है? Normally they are planted in the spring season और उसमें flowering हो रहा है and they produce the grain, मतलब यहाँ पे
व्हीट, राइस और बार्ले, इसके सीड्स लगने का टाइम जो है बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, ये खत्म हो जाता है। दूसरी होती है विंटर वेराइटीज। इफ दे आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर। अगर ऐसी विंटर वेराइटीज को आपने अगर स्प्रिंग में ग्रो करने का ट्राई किया तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फेल टू फ्लावर, और फ्लावरिंग ही नहीं होगा तो सीड्स कैसे मिलेंगे। और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन, ये भी नहीं होने वाला है विद इन अ स्पान ऑफ अ फ्लावरिंग सीजन। हेंस तो क्या करेंगे आप, दे आर प्लांटेड इन ऑटम। ऐसे विंटर वेराइटीज को आपको ऑटम में प्लांट करना पड़ेगा। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड द मिड समर। तो ऑटम में इसको आप सो करिए, प्लांट करिए, फिर ये जर्मिनेशन इसमें शुरू होगा, और विंटर में से जैसे ही पूरा मतलब विंटर जब खत्म हो रहा है, दे विल कम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग एंड दे विल रिज्यूम देयर ग्रोथ। मतलब जैसे ही विंटर गया, मतलब विंटर में तो हमें पता है सभी की ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाती है, तो जैसे ही विंटर खत्म होगा दे विल रिज्यूम देयर ग्रोथ इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में इनका जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगा, हास्टेंड ग्रोथ, और उसके बाद उसको आप मिड समर में हार्वेस्ट कर सकते हैं विंटर वेराइटीज को। तो स्प्रिंग वेराइटीज एंड विंटर वेराइटीज ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर्स, ओके, इन स्प्रिंग सीजन एज वेल एज विंटर। Examples for vernalization. Vernalization in biennial plants. So biennials are monocarpic plants that normally flower and die in the second season. Biennial, okay. तो एक सीजन में ये ग्रो करते हैं, और मोनोकार्पिक प्लांट्स है, मोनोकार्पेलरी, ओके। तो एक सीजन में ये ग्रो करते हैं, दूसरे सीजन में इनकी डेथ हो जाती है। हर बार नए, हर साल आपको सीजनल इनको शो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स याद करिए, अभी सीजन चल रहा है विंटर में, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं। कॉमन जिसको हम विंटर बोल रहे हैं वहां पे शुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स एटसेट्रा, ये सभी ऐसे बायनियल प्लांट्स हैं। Subjecting the growing of a biennial plant to a cold treatment stimulates subsequent photoperiodic flowering response. तो ऐसे biennial plant को अगर आप cold treatment दे रहे हैं, ultimately it will lead to photoperiodic flowering response। मतलब उनमें reproduction का एज शुरू होगा, and then reproduction होगा, तो उसमें बाद में हमें उनका जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। सो ये कुछ एग्जाम्पल है वर्नलाइजेशन का आपके सामने। फाइन, सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस नोट्स वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर नंबर 15, एंड इसी के साथ हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा यूनिट है वो यूनिट भी हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ओके। आई होप यू हैव एंजॉयड द एंटायर यूनिट एज वेल एज मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट लास्ट ये चैप्टर भी आपने एंजॉय किया है। Fine. So if you have any doubts and any queries regarding this, you can post your questions through your calls or WhatsApp. Have a nice day.